नमस्कार मित्रों। डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे योगाभ्यास के अष्टांग योग के नियम के अनुसार द्वितीय चरण नियम के बारे में। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है उसमें पहले स्थान पर यम, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और द्वितीय स्थान पर है नियम। नियम मानव और समाज के नैतिक स्तर को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए नियमों का प्रतिपादन किया गया है। नियम के अंतर्गत 5 चीज़ें आती हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इस पर हम जो है संक्षेप में बारी बारी से सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। योगाभ्यास में नियम द्वितीय चरण पे आता है। अगर हमें योग की पूरी यात्रा को पूरी तरह से हमें करना है तो हमें यम और नियम का पालन अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का हमें मौका ज़रूर मिलेगा योगाभ्यास में। नियम के अंतर्गत पहला आता है शौच। देखिए, शौच, योग साधक को ये शौच के नियम को अपनाना होगा कि शौच यानी कि शुद्धता। शुद्धता 2 तरह की हो गई। अगर हमें योगाभ्यास में प्रवीण होना है, निपुण होना है, आगे बढ़ना है तो हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना होगा। और शरीर की शुद्धता हो गई बाहरी शुद्धता। बाहरी शुद्धता के साथ साथ हमें आंतरिक शुद्धता पे भी ध्यान देना होगा। आंतरिक शुद्धता यानी कि हमारे आंतरिक जो मैल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आंतरिक जो हमारे मैल हैं, इनको भी हमें धीरे धीरे, इन मैलों को भी मानसिक रूप से अपने मन से, अंतरात्मा से धीरे धीरे निकालने का प्रयास करना होगा। किसी दूसरे की समृद्धि, किसी दूसरे की प्रगति को देखकर जो स्वाभाविक रूप से जो द्वेष की भावना होती है, जो जलन की भावना होती है, अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम इन भावनाओं से भी मुक्त हो जाएंगे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। तो हमें आंतरिक शुद्धता के साथ साथ बाहरी सोच, तो हमें जल से द्वारा, स्नान के द्वारा शुद्धता हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आंतरिक शुद्धता के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। तो हमें नियम के अंतर्गत पहली चीज़ का पालन करना है, वो है शौच। शौच यानी कि हमें शारीरिक स्वच्छता और आंतरिक शुद्धता के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। भाई, मानव है, मानव के अंदर कुछ ना कुछ विकार होते ही हैं, लेकिन हम अगर उन विकारों से लड़ने की जब ठान लेते हैं तो उनसे हम मुक्त होने के लिए निरंतर हम पथ पे आगे भी बढ़ सकते हैं। पहला हो गया शौच। फिर दूसरा आता है संतोष। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन। हमें अपने जीवन में दैव योग से प्रारब्ध के अनुसार जो भी संसाधन, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी माता पिता, जो भी परिवेश हमें मिला है, उस परिवेश में, उस व्यवस्था में हमें अपने आप को संतुष्ट रखना है। हम अपने द्वारा 100%, 100% प्रयास करें, और प्रयास करने के बाद हमें जो भी फल प्राप्त हो किसी भी कार्य का, उस फल को हम पूरे अंतःकरण से, मन से उसे स्वीकार करने की प्रवृत्ति अपना लें, तो ये है संतोष। ऐसी प्रवृत्ति को धारण करने वाला योग साधक निश्चित रूप से मानसिक रूप से शांति को प्राप्त होता है और वो योग साधना को बहुत ही सहज तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम रहता है। पहला हो गया शौच, दूसरा संतोष। अब तीसरे नंबर पे आता है नियम के अंतर्गत तप। तप यानी कि तपस्या। तपस्या का शाब्दिक अर्थ लोग अमूमतः ये मान लेते हैं कि हमें घर गृहस्थी छोड़ के जंगलों में चले जाएं तपस्या करने के लिए, पहाड़ों पर। तप का वो मतलब नहीं है। एक योग साधक गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, योग साधना को करते हुए भी तप का पालन कर सकता है। तप यानी कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए जो भी अगर कष्ट सहन करने पड़ें, उन कष्टों को सहन करना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ये तप कहलाएगा। तप जो है, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, 3 तरह का तप कह सकते हैं। कायिक तप के अंतर्गत आ जाता है कि हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अपनी वाणी पे हमें कंट्रोल करना है, और अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही जो है, ये हो गया शारीरिक तप। और वाचिक तप हो गया कि हमें ऐसे वचनों को बोलना है जिन वचनों से दूसरों को प्रसन्नता मिले, दूसरों को जो है आनंद मिले, हितकारी हो, लोगों के लाभ के लिए जो शब्द बोले जाएं, ऐसे शब्दों का हमें वाचन करना है, ऐसी वाणी बोलें। तो ये हो गया वाचिक तप। और मानसिक तप के अंतर्गत आ गया कि हम आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण और अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रयासरत रहें, तो ये हो गया वाचिक तप। तो इसके अंतर्गत ये तप का हम नियमों का पालन करें, यथासंभव, यथा सामर्थ्य अपनी परिस्थिति के अनुसार हम अपने जीवन को तपोमय बनाएं। धर्म के अंतर्गत हम व्रत का, उपवास का पालन करें, जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को, मैल को हम दूर करें। तो ये हो गया तप। इसके बाद आ जाता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब हो गया, शाब्दिक अर्थ लेते हैं स्वाध्याय, स्व अध्याय, यानी कि हमें स्वयं का अध्ययन करना। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे विचारों में किस तरह के विचार चल रहे हैं, अपने विचारों को हमें देखना और उन विचारों पर चिंतन करना, मनन करना, ये स्वयं का अध्ययन भी एक स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने
जो हमें सद्ग्रंथ प्रदान किए हैं, जिन सद्ग्रंथों का हम अध्ययन करके अपने जीवन को हम सही मार्ग पर ले जा सकते हैं, अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी जीवन शैली को हम बदल सकते हैं, जिन ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा, जिन पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा, महापुरुषों की वाणी के द्वारा, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ये भी हमारा कर्तव्य कर्म है। अगर हमें योगाभ्यास करना है, योग साधना पे आगे बढ़ना है, तो नियम के अंतर्गत इस स्वाध्याय को हमें अपनाना होगा। तो स्वाध्याय के द्वारा हम अपने मानसिक स्तर को उच्च स्तर पर ले जाएंगे, और मानसिक स्तर जब उच्च स्तर पर चला जाता है, इससे हमें जो है एक तो तब के स्वाध्याय के द्वारा हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि जब हम आत्मदर्शन के योग्य बन जाते हैं। जब हम स्वाध्याय करेंगे, हमारा मानसिक स्तर हमारा जब उच्च हो जाएगा, तो फिर हम योगाभ्यास के द्वारा हम आगे के चरणों के लिए हम जो है स्वयं तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। जब हम स्वाध्याय के द्वारा हम ईश्वर को जान लेते हैं, ईश्वर को जानने का जब हम प्रयास करते हैं और अपने ज्ञान के स्तर को जब हम उच्च स्तर पर ले जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हम उस परमपिता परमेश्वर, उस प्रभु, उस ईश्वर, जो भी एक जो है सुप्रीम पावर है इस प्रकृति में, उसके प्रति हमारे अंदर एक जो है निष्ठा का भाव आ जाता है। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और निश्चित रूप से कहते भी हैं कि नास्तिक से एक आस्तिक अच्छा होता है। कहीं ना कहीं हमें अपनी निष्ठा को लगा के रखना है। तो उस ईश्वर को हम माने, सभी कर्म करते हुए किसी एक सत्ता के लिए हम नतमस्तक रहें, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो योगाभ्यास के द्वितीय चरण नियम के अंतर्गत आने वाले ये 5 चीज़ें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अगर हम इन नियमों को अपने जीवन में हम पालेंगे, तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलें कि अगर हम यम और नियम को ही अपने जीवन में स्थान दे दें, तो यम और नियम ही हमारे जीवन को श्रेष्ठकर और उच्च स्तर पर ले जाने वाले बन जाएंगे, और हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व की, एक अच्छे जीवन की आधारशिला तैयार हो जाएगी। निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले चरण के लिए हम फिर से आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर से किसी योग की बात करेंगे, क्रिया की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम अभ्यास करेंगे एक ऐसे आसन का जो कठिन आसनों के क्रम में आता है, जिसे कठिन समझा जाता है, क्योंकि इस आसन को करने के लिए शरीर में विशेष रूप से लचीलापन आवश्यक है। आसन का नाम है चक्रासन। चक्रासन आसन को हमें करने के लिए पहले शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और लचीला बनाने का हमें प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस आसन का अभ्यास प्रारंभ करते हैं और शरीर के साथ कोई जाति नहीं करते हैं, धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करते हैं, और जब हम इसको पूरी तरह से करने में निपुण हो जाते हैं, तो फिर चक्रासन के लाभों से हम लाभान्वित होते हैं। चक्रासन आसन का जब हम अभ्यास करते हैं, तो अगर हम इसके लाभ की बात करें तो चक्रासन के अभ्यास से हमारे रीढ़ की हड्डी विशेष रूप से लचीली बनती है, क्योंकि चक्रासन का पूरा फोकस हमारे रीढ़ की हड्डी पर ही होता है आसन का। तो रीढ़ की हड्डी हमारी लचीली बनती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई सारी मांसपेशियां स्वास्थ्य प्राप्त करती हैं, और शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। इसके साथ ही रीढ़ के चक्रासन का अभ्यास करने से हमारा पाचन तंत्र विशेष रूप से दबाव और खिंचाव महसूस करता है, एक्टिवेट हो जाता है। पाचन तंत्र में की गुणवत्ता और उसकी कार्यशैली में, उसकी क्षमता में सुधार होता है। और साथ ही इसका तीसरा एक विशेष रूप से जो लाभ है कि अमूमन ज़्यादातर लोग कब्ज की समस्या से पीड़ित रहते हैं, लेकिन अगर हम चक्रासन का अभ्यास करते हैं, तो हम कब्ज की समस्या से भी निजात पा जाते हैं। इसके साथ ही चक्रासन का अभ्यास करने से, इस आसन को जब हम करेंगे भी, तो इसमें आप देखेंगे कि करने में हमारे कंधे और हमारे पैरों पे और कोहनियों पे विशेष रूप से पूरा शरीर का भार रहता है। तो ये अंग हमारे विशेष रूप से शक्ति प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही बात करें अगर माताओं बहनों की विशेष रूप से, तो जो माताएं बहनें मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरती हैं, अगर सामान्य दिनों में वो चक्रासन का अभ्यास करती हैं, तो वो मासिक धर्म की पीड़ा से निजात पा सकती हैं, और उनके स्वास्थ्य में भी निश्चित रूप से सुधार होगा। तो आइए हम लोग अभ्यास करते हैं चक्रासन का, और लाभ इसके हम प्राप्त करते हैं। चक्रासन का अभ्यास हम करेंगे, सही तरीके से इसका अभ्यास करेंगे, और हर उम्र का और हर वर्ग का व्यक्ति इसको अभ्यास कर सकता है। देखिए, चक्रासन के अभ्यास के लिए हम पहले लेट जाएंगे। लेटने के बाद हल्का सा सहज रूप से उठेंगे, और जितना हो सके नितंबों को अपने एड़ियों के पास ले जाएंगे, और हाथों को दोनों कान और कंधे के बराबर में पैरेलल हम रख लेंगे, और हाथों से थोड़ा शरीर को और नितंबों को अपने घुटनों के
पंजों के जितने पास ले जा सकें ले जाएंगे। अब हम संतुलन बनाते हुए उठने का प्रयास करेंगे। श्वास को हम बाहर छोड़ेंगे और हम दोनों पैरों और हाथों पर शरीर के भार को उठाएंगे। बहुत ही सहज तरीके से करेंगे और बहुत ही आसान लगेगा ये आसन करने में। इस तरह से करते हैं अगर, और जितनी सामर्थ्य हो उतना ही शरीर को उठाएंगे और थोड़ा सा भार को हम लेके रखेंगे हाथों और पैरों पर। श्वास हमने बाहर छोड़ी और शरीर को उठाया। धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे शरीर में एक विशेष खिंचाव होगा। बहुत ही शानदार स्ट्रेच आप प्राप्त करेंगे। और जितना हो सके हाथों और पैरों को आप सीधे रखें। हाथों और पैरों पर समान रूप से भार लें आप। श्वास पर श्वास आप समान रूप से लेते रहें और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 15 से 20 सेकेंड तो आप रुकने का अभ्यास करें शुरुआत में। अब वापस आने में हमें विशेष सावधानी रखनी है, जल्दबाजी नहीं करना है। धीरे धीरे हाथों पर और पैरों पर समान रूप से वजन लिए रहेंगे। धीरे धीरे झुकेंगे, जल्दबाजी नहीं, आराम से भूमि स्पर्श करेंगे। हम नितंबों पर हम एड़ियों का पूरा वजन ले लेंगे और बाईं करवट होते हुए हम उठ जाएंगे आराम से। देखिए, किसी भी आसन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने से और गलत विधि का पालन का अगर हम करते हैं तो लाभ की जगह में हानि हो जाती है। और फिर दोषारोपण हम लोग योगाभ्यास को देते हैं, योग को देते हैं। इस तरह से ये था हमारा चक्रासन। और इस चक्रासन का हम अगर हमें लाभ लेना है तो 3 से 5 बार अभ्यास कर लें। 20-20 सेकेंड, 15-15 सेकेंड का हमें अभ्यास करना है। आप देखेंगे कि इस चक्रासन के अभ्यास से शरीर की उन मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है जिन मांसपेशियों में हम दैनिक दिनचर्या में खिंचाव नहीं ला पाते। तो आइए आप अभ्यास करें अपने योगाभ्यास में चक्रासन का और शरीर को विशेष रूप से लाभान्वित करें और आपकी जो है स्ट्रेंथ, स्फूर्ति में एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवीन क्रिया के साथ। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आइए मित्रों, आज के योगाभ्यास में हम सभी बात करेंगे एक ऐसी व्यायाम पद्धति की जो वर्षों नहीं, 2 वर्ष, 200 वर्षों नहीं, 400 वर्षों नहीं, 2 से 2500 वर्ष पुरानी व्यायाम पद्धति है और इतनी परिष्कृत है, इतनी प्रमाणिक है और वैज्ञानिक है कि अगर हम उस केवल एक व्यायाम पद्धति पर भी अगर हम डिपेंड हो जाएं तो संपूर्ण आरोग्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो व्यायाम पद्धति का नाम है, उस व्यायाम पद्धति का नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मित्रों हमारी ऐसी व्यायाम पद्धति है कि इस व्यायाम पद्धति में हम अपने संपूर्ण शरीर को एक संपूर्ण व्यायाम दे सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे बॉडी को एक कंप्लीट मसाज, कंप्लीट टोनिंग और कंप्लीट एक्सप्रेशन देता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, बॉडी का संतुलित जो है आकार। अब बात करते हैं मित्रों सूर्य नमस्कार के लाभ। सूर्य नमस्कार के लाभ क्या है? थोड़े से समय में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। सूर्य नमस्कार के बहुत लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि हम अगर प्रॉपर उन पर बात करेंगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम एक सीमित समय में अपनी बात करने का प्रयास करते हैं। सूर्य नमस्कार, पहला फ़ायदा तो यह है कि कभी भी और कहीं भी हम अपनी योगा मैट, दरी, चद्दर या जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसे हम बिछा कर कहीं भी हम सूर्य नमस्कार और कर सकते हैं आसानी से। अगर हम घर में हैं तो घर में, अगर हम बाहर हैं, यात्रा पे हैं, आउटिंग पे हैं, कहीं होटल में हैं, अपने कार्यस्थल पे हैं, जहाँ भी हैं हम वहाँ सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर हम इसका पर्याप्त अभ्यास कर लें तो। दूसरी बात मित्रों, अगर आज इस समय मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में समाज में फैला हुआ है, अगर आप भी वेट लूज़ करने के प्रोसेस में हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण की तरह आपको लाभ पहुंचाएगा। मेरा निवेदन है कि आप अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को शामिल करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपके वेट लॉस करने में आपकी बहुत अत्यधिक मदद करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू बैलेंस, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेसिटी, आप इसको धीरे धीरे अपनाकर धीरे धीरे इसको काउंटिंग बढ़ाएं।
और जो भी हम व्यायाम करते हैं वेट लूज़ करने के लिए, उसमें हमारा टारगेट होता है कि हम कैलोरी बर्न करते हैं। कैलोरी बर्न होने में हमारी फैट लूज़ होती है, फैट बर्न होती है और हमारा शरीर संतुलित होता है, आकार उसका सही होता है और हम अपने वेट को लूज़ करने में सफल होते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 2 सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं तो 2 सूर्य नमस्कार में हमारी लगभग 14 कैलोरी 14 कैलोरी बर्न होती है। अब आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है। आप अपनी कैलकुलेट कर लें, उतनी कैलोरी के हिसाब से आप सूर्य नमस्कार के रैप बढ़ा सकते हैं उसी अपनी क्षमता के अनुसार। जितना आपको अपना कैलोरी बर्न करनी है, जितनी आपको एनर्जी रिलीज़ करनी है, उस हिसाब से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा बेनिफिट यह है कि सूर्य नमस्कार हमें जो है कब करना है। सूर्य नमस्कार का एक आइडियल टाइम क्या है, हम भोजन जब कर लेते हैं तो उस समय हमारा पेट भरा होता है, तब हमें कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए, पहली बात। इसलिए सूर्य नमस्कार या कोई भी व्यायाम या योगासन का आइडियल टाइम होता है हमारा सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जैसे ही हम फ्रेश होते हैं, पेट हमारा खाली होता है और रात भर की एनर्जी से हमारा शरीर भरा हुआ होता है, हम प्रॉपर टेक रेस्ट हम लोग कर चुके होते हैं 6 से 8 घंटे का। हमारा शरीर बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में होता है, व्यायाम के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो उस दौरान अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो हमारे लिए आइडियल होगा। लेकिन अगर आप किन्हीं कारणों से सूर्य नमस्कार उस दौरान नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए दूसरा विकल्प है कि भोजन करने के लगभग 4 घंटे के बाद आप जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार से एक बेनिफिट यह है कि अगर आप मानसिक असंतुलन या जो है अपने विचारों में असंतुलन के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो सूर्य नमस्कार से आपका इमोशनल जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस होगा। क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शंस और जो है हमारे अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि जिससे हम अंदर खुशी पाते हैं और आत्मविश्वास भी हम महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सूर्य नमस्कार से बचना है, नहीं करना है। अब अगर आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन के शिकार हैं, आपको स्लिप डिस्क हुआ है, अभी हाल ही में आपको स्ट्रोक आया है, और या पेट का भी कोई मेजर सर्जरी आपकी हुई है या बॉडी के किसी पार्ट की भी मेजर सर्जरी हुई है, तो अभी ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना है। और मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि वो अपने डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसकी सहमति प्राप्त करें। उसके बाद ही कोई शारीरिक अभ्यास वो शुरू करें। अब बात करें कि अगर आप अपच, गैस, कब्ज, डकार, एसिडिटी, इन सारी व्याधियों से अगर आप ग्रसित हैं तो आप सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार आपको इन सारी व्याधियों से मुक्त करने में आपकी मदद करेगा। आप अपनाएं, इसका लाभ लें। अब बात करें कि महिलाओं की, माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें सूर्य नमस्कार उसी तरह से उसका अभ्यास कर सकती हैं जैसे पुरुष करते हैं। इसमें कोई उसकी कैटेगरी की बात नहीं है कि कितना कम करना है, ज़्यादा करना है, बराबर शारीरिक क्षमता के अनुसार आप भी उतना। बहुत सारी महिलाएं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जो है सैकड़ों, 100 200 और 500 तक सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास कर लेती। लेकिन माताओं बहनों को थोड़ी सी कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे जिन माताओं बहनों का माहवारी का समय चल रहा है उस दौरान सूर्य नमस्कार ना करें, और जिन माताएं बहनों का गर्भावस्था चल रही है तो गर्भावस्था के लगभग 12 सप्ताह तक हम स्लोली प्रॉपर तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही कोई शारीरिक गतिविधि करें। और जिन माताओं बहनों की डिलीवरी हो गई है, प्रसव पीड़ा से गुजर चुकी हैं, ऐसी माताएं बहनें लगभग प्रसव के लगभग 40 दिन के बाद सूर्य नमस्कार अपना सकती हैं। लेकिन जिन माताओं बहनों की डिलीवरी सीजेरियन के द्वारा हुई है तो ऐसी माता बहनें लगभग 50 से 60 दिन तक रेस्ट करने के बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास शुरू कर सकती हैं। तो धीरे धीरे अपने शरीर की सामर्थ्य और शरीर की एनर्जी को पहले जैसी बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे। और मैं अब अंतिम बात कहना चाहूँगा कि किसी भी एज, किसी भी जेंडर का व्यक्ति और किसी भी मत संप्रदाय का व्यक्ति हो, ये हमारा एक शारीरिक व्यायाम है, इसको आप अपना सकते हैं और स्वास्थ्य का लाभ कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की तो वैसे सैकड़ों लाभ हैं, उन पे अगर हम अपनी सीमित समय में चर्चा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए अब आते हैं अभ्यास पे। हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार अभ्यास। मैं यहाँ घर से बाहर निकल के इस सुरम्य वातावरण में आया हूँ। यहाँ पे मुझे वीडियो शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये लग रहा है कि इस योग का प्रकृति से बहुत ही क्लोज रिलेशन है। प्रकृति के बीच में आके योग अपने आप में एक बहुत ही पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, आनंद महसूस होता है, जो मैं फील कर रहा हूँ। आप शायद वीडियो देख के मेरे साथ अभ्यास करके आप भी इसको महसूस करिए। आइए अभ्यास करते हैं, चलिए। योगा मैट, मैं देखिए सूर्य नमस्कार के जो 12
स्टेप हैं उनको काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 टू लेकर 12 तक बोलूँगा और अभ्यास करूँगा। आप अगर संभव हो तो आप भी मेरे साथ करिए, वरना वीडियो को देख के आप भी अभ्यास करिए। सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में अपनाना है और स्वास्थ्य लाभ हमें पाना है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहली पोजीशन स्ट्रेट, नितंब अंदर, सीना उभरा हुआ, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। पहली पोजीशन है प्राणायाम। 1। एक बात और मैं कहना चाहूँगा अभ्यास शुरू करने से पहले कि योगाभ्यास में जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं तो पीछे जब झुकते हैं तो हमें श्वास लेते हुए झुकना है, और जब आगे झुकते हैं तो हमें श्वास छोड़ते हुए झुकना है। ये रूल्स पूरे योगाभ्यास में हर पोज पे, हर पोजीशन में ये लागू होता है। जिस पोजीशन में भी हम पीछे जाएंगे तो श्वास लेते हुए जाएंगे, पीछे आगे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। इसको फॉलो हम सूर्य नमस्कार में भी करेंगे। पीछे जाते समय श्वास भरेंगे, आगे जाते समय श्वास छोड़ेंगे और श्वास को डीप लेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ हम अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। 1 2 श्वास भरते हुए, 3 4 5। इस पोजीशन में हमें इतना झुकना है कि हम अपनी आंखों से अपनी नाभि को देख सकें। 6। इस पोजीशन में हमें अपनी ठोड़ी, घुटने और सीना जमीन को टच कराना है, बाकी शरीर ऊपर रखना है। 7 8 9 लेफ्ट पैर पे बैठ गए, लेफ्ट पैर, 10 11 12। ये हमारा एक अभ्यास हुआ। इन 12 पोज को जब हम कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हमारा ये एक सूर्य नमस्कार कहलाएगा। और इसी तरह से हमें सूर्य नमस्कारों की संख्या बढ़ानी है। जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो 1 या 2 करें, प्रॉपर इन 12 स्टेप को समझें और फिर ट्यूनिंग मिला के बॉडी की और इन सूर्य नमस्कार की संख्या धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत करें, आप 1 2 से शुरुआत करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी और आप 1 से 2 कप करने लगे, 2 से 10 कप करने लगे, 10 से 20 कप करने लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं फिर से। दूसरी बार फिर से करते हैं एक बार। 1 2 3 4। राइट पैर में बैठे। 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। एक बार अभ्यास और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। बहुत ही शानदार व्यायाम मिलता है बॉडी को। आप इसे करें और महसूस करें, शरीर को पर्याप्त स्ट्रेचिंग, आप आनंद से भर जाएंगे। आप करें तो ये हमारी ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है। ऋषि मुनियों का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी शानदार, प्रमाणिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बिल्कुल त्रुटि रहित ऐसी व्यायाम पद्धति दी है, जिसे करने से हम किसी अन्य संसाधन से, इक्विपमेंट से किसी पर डिपेंड नहीं रह जाते और शरीर को पर्याप्त बैलेंस ही मिलता है। मैं उन युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा, आइए बात करते हैं थोड़ी सी और। मैं उन युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा जो लोग जिम लवर हैं, जिम जाके मसल्स पे काम करते हैं, ऐसे मसल्स बनाते। देखिए, मैंने सिर्फ व्यायाम करके, देसी पद्धतियों को अपना के, योगाभ्यास के द्वारा ही शरीर को मैंने अपने शेप में लाने का प्रयास किया। और आप भी व्यायाम, मैं किसी व्यायाम का, किसी पद्धति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो व्यायाम पद्धतियाँ दी गई हैं, जिन व्यायाम पद्धतियों को अपनाने के लिए किसी साधन की, संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन पद्धतियों को भी हम भुलाएं नहीं। उनको भी अपने व्यायाम में, अपने योगाभ्यास के माध्यम से, अपने कसरत के माध्यम से उनको अपने जीवन में अपना के रखें, उनका लाभ लें और हम अपने जीवन को निरोगी बनाएं और योगाभ्यास करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ, सफल और सुखी बनाने के मार्ग पे हम अग्रसर हों। और इसी के साथ अगले वीडियो में मैं फिर से योगाभ्यास की किसी नई तकनीक, किसी विधि के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग योग करें, निरोग रहें और योगाभ्यास करते रहें, जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम अभ्यास करेंगे योगासनों का, और योगासन भी खास तौर से ऐसे योगासन जो करने में बहुत ही आसान हैं, लेकिन उनका प्रभाव विशेष रूप से लाभकारी है। खास तौर से हमारे शरीर को स्फूर्तिवान बनाने के लिए विशेष रूप से लाभदायक है ये आसन। खास तौर से जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में एक तंद्रा और एक जो है आलस्य हमारे शरीर में प्रभावी रूप से बढ़ा हुआ होता है, और हम योगाभ्यास के द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं और कुछ बहुत ही सरल कमर वाले और शरीर को स्फूर्ति और आलस्य से मुक्त करने वाले आसनों का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर तरोताज़ा हो जाता है। और अगर हम सुबह उठकर योगाभ्यास के द्वारा शरीर को हम स्फूर्तिवान बना लेते हैं तो उस स्फूर्ति का प्रतिबिंब पूरे दिन की दिनचर्या में दिखता रहता है और हम अपने दिन भर के कार्यों को बहुत ही ऊर्जावान तरीके से निष्पादित भी करते हैं। आइए अभ्यास करते हैं हम। पहले लेटकर अपने कमर की जकड़न को दूर करने के लिए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। और मरकट आसन के विषय में बताना चाहूँगा कि मरकट आसन आप बिस्तर से, जब आपकी नींद खुल जाती है और बिस्तर जब त्यागने वाले होते हैं तो थोड़ी देर बिस्तर को तुरंत त्याग करके ज़मीन पर मत खड़े हुआ करें। नींद खुल जाने के बाद थोड़ी देर आप लेटे रहें, श्वास प्रश्वास आप जो है जारी रखें, थोड़ी सी गहरी गहरी श्वास लें और चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु परमात्मा, आज का दिन मेरा शुभ हो, मैं आज पूरे दिन अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में, अपने उद्देश्यों को पाने में अपनी ऊर्जा को मैं लगाऊं। और इसका ऐसा चिंतन करते हुए हम उठें और बिस्तर पर लेटे लेटे ही हम मरकट आसन का अगर अभ्यास कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम आलस्य अपने वहीं भगा देते हैं और हमारे कमर को भी जो है एक अच्छा सा खिंचाव और व्यायाम मिल जाता है। तो मरकट आसन का अभ्यास आप बिस्तर पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप योगा मैट पे जब आ जाते हैं तो योगा मैट पे भी इस आसन का अभ्यास करें और लाभ अपने आप को, शरीर को प्रदान करें। आइए मरकट आसन करने के लिए हम अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर ऐसे मिला लेंगे, घुटने से घुटना। हाथों को कंधों से पैरेलल ऐसे फैला लेंगे और श्वास प्रश्वास सामान रखेंगे और दोनों पैरों को हम बाईं तरफ ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। पैर अगर बाईं तरफ है तो गर्दन को हम अपनी दाहिने कंधे की ओर ले जाएंगे। हाथों की स्थिति वही रहेगी और प्रयास करें आप कि इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड रुकें। कमर को विशेष रूप से खिंचाव प्रदान करता है ये आसन। अब विपरीत दिशा में ले जाएंगे। इस तरह से ये हो गया मरकट आसन का पहला अभ्यास।
दूसरा अभ्यास बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप करने का निश्चित रूप से आप प्रयास करें, और ख़ास तौर से बेड पर ही अगर आप करेंगे तो आपको जो है सुबह सुबह बेड पर ही इसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पैर को हमने एक पैर को मोड़ा, दाहिने पैर को मोड़ कर हम बाईं तरफ ले गए, और बाएं हाथ से इसको घुटने को सपोर्ट करते हुए हम कोशिश करेंगे कि अब ज़मीन से लग जाए। बेड पर हैं तो बेड से लगा लें, और दाहिने हाथ को उसी तरह से पैरेलल रखेंगे ये, और अपने ठोड़ी को, गर्दन की ठोड़ी को कंधे बाएं अपने दाहिने कंधे से लगाने का प्रयास करें, जितना उसके नज़दीक ले जा सकें, और इस स्थिति में रुकें। आप देखेंगे कि आपकी कमर के पूरे प्रदेश को विशेष रूप से खिंचाव और जो है व्यायाम इस आसन के द्वारा मिल रहा है। बायां पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे, दाहिने पैर को जमीन से लगा के रखेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब हम ये अभ्यास बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को मोड़ के ये ले जाएंगे, दाहिने हाथ से सपोर्ट करते हुए ज़मीन पर टच कराएं, और बाएं हाथ को कंधे से पैरेलल रखते हुए और ठोड़ी को उसके पास ले जाएं कंधे के। अब हम अगला अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। मतलब पैर के अंगूठे को हम अपनी नासिका से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे हाथों के सपोर्ट के द्वारा। ये हमारे जांघों की मांसपेशी, कमर, पेट सबके लिए, अंगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। हमें देखिए, दाहिना पैर अपना मोड़ा, हाथों से सपोर्ट किया, ग्रिप बना के, श्वास बाहर छोड़ते हुए नासिका से अपने अंगूठे को टच कराएंगे। कमर के नीचे की मांसपेशियां विशेष रूप से तनाव खिंचाव के द्वारा स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त करती हैं। अब अपने दाहिने पैर का अंगूठा लाएंगे, अब इसी आसन के अगले चरण में हम दोनों पैर के अंगूठों को अपने हाथों के सपोर्ट के द्वारा नासिका से स्पर्श कराएंगे। दोनों पैर के अंगूठे लाएंगे हम एक साथ, पंजे से पंजा लगा लेंगे, हाथों से सपोर्ट करके हुए। अब इसी क्रम में हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन कमर के लिए विशेष रूप से लाभकारी है और हमारे शरीर को विशेष रूप से ऊर्जावान बनाता है। सेतुबंध करने के लिए पैरों को हम घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों को एड़ियों के नज़दीक ले जाएंगे ताकि उसे पकड़ सकें, स्पर्श करा सकें, और श्वास छोड़ते हुए कमर के प्रदेश को हम यथासंभव यथा सामर्थ्य ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे, और 10 से 15 सेकंड उस स्थिति में हम रुकेंगे। आइए करते हैं सेतुबंध आसन। श्वास हमने बाहर छोड़ी, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये हमने किया सेतुबंध आसन, कमर के लिए विशेष रूप से लाभकारी, करने में बहुत ही आसान, बिगिनर से इसको बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम करेंगे नाभि के नीचे के मांसपेशियों को व्यायाम देने के लिए करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। इसके लिए पंजे से पंजा हम मिला लेंगे और हाथों को ग्रिप करके ऐसे पंजों को पकड़ लेंगे और अपने जनन तंत्र के पास ले आएंगे।
और पहले प्रयास करें कि आपके घुटने ज़मीन से टच ना हो। स्थूलता शरीर में है तो जितने हो सके वहीं तक सीमित रखें। शरीर के साथ ज़्यादती और ज़बरदस्ती हमें बिल्कुल नहीं करना है। योगाभ्यास में विशेष रूप से हमें धैर्य और पेशेंस बहुत ही आवश्यक रूप से हमें इस अभ्यास में हमें अपने अंदर रखना है। शरीर धीरे धीरे ही नियंत्रण में आएगा। यंगस्टर और 40 वर्ष की आयु के ऊपर जब हमारे शरीर में स्थूलता ज़्यादा हो जाती है तब हमें इस आसन को करने के लिए थोड़ा सा धैर्य का पालन करना होगा। धैर्य के साथ इसका अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे इस आसन को करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। आइए करते हैं। पश्चिमोत्तानासन, पैरों को फैला के रख लिया और इसी क्रम में
दूसरा आसन हमने किया हलासन। हलासन के बाद अगला तीसरा आसन है बैक बेंडिंग चक्रासन, जिसे करने से हमारे स्पाइन और समस्त शरीर की मांसपेशियों को बहुत ही शक्ति प्राप्त होती है। इसे अगर हम प्रतिदिन करने का अभ्यास कर लें तो सर्वांगसम। सर्वांगसम एक तरह से विकल्प भी है शीर्षासन का, लेकिन जो अभ्यासी जिनके शरीर में संतुलन है और
अग्रसर हो। हरिओम। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे योगाभ्यास के अंतर्गत शुगर, डायबिटीज़। शुगर की समस्या वर्तमान समय में जिस तरह से हमारे समाज में फैल रही है, समाज का हर चौथा व्यक्ति शुगर की समस्या से ग्रसित है। वो निश्चित रूप से वर्तमान समय में बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही सोचनीय स्थिति है। और वर्तमान समय में जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा खान पान है और जो भी हमारी दिन भर की दिनचर्या है, उसमें जो अनियमितता व्याप्त हो गई है, इस बीमारी की मुख्य जड़ हमारी वो अनियमितता है। चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे वो आहार संबंधी, विहार संबंधी, और संपूर्ण जीवन शैली हमारी अनियंत्रित होती जा रही है। सोने के समय हम जाग रहे हैं, जागने के समय हम सो रहे हैं, और अनियमित रूप से जिस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए भोजन कर रहे हैं, जिस समय करना चाहिए भोजन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें अगर इस बीमारी से, इस समस्या से मुक्त होना है तो पहले हमें अपनी दिनचर्या में, अपने आहार विहार में भी एक सुधार लाना पड़ेगा, और उसके बाद योगाभ्यास को अपने जीवन में स्थान देना होगा। योगाभ्यास हमारे जीवन में निश्चित रूप से उसका एक स्थान होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमें पूर्णतः एक स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें योगाभ्यास को अपने जीवन में स्थान देनी होगा। योगाभ्यास के अंतर्गत हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे आज, जो आसन हमें शुगर की समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत ही कारगर और सहायक साबित होते हैं। आइए अपने योगाभ्यास को आज शुरू करते हुए पहला आसन हम करेंगे शुगर की समस्या से निजात पाने के लिए मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए हम पहले वज्र आसन की स्थिति में बैठेंगे। ये है वज्रासन। वज्रासन संपूर्ण योगाभ्यास के अंतर्गत एकमात्र ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद भी इसको कर सकते हैं। भोजन करने के बाद अगर हम इस स्थिति में बैठेंगे तो हमारे पाचन तंत्र को एक तीव्रता प्राप्त होती है, एक सक्रियता प्राप्त होती है, और वो तीव्र गति से कार्य करता है हमारे भोजन के पाचन करने की क्रिया में। हम वज्रासन में बैठने के बाद मुट्ठियों को इस तरह से बांधेंगे, और मुट्ठियों को बांधने के बाद दोनों जंघों पे मुट्ठी रखेंगे ताकि वो नाभि के दोनों तरफ दोनों तरफ ये मुट्ठियाँ आ जाएंगी, और श्वास बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचेंगे और मुट्ठियों को नाभि की ओर लगा के, दोनों तरफ लगा के हम आगे झुकने का प्रयास करेंगे, और 30 से लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम रुकने का अभ्यास करेंगे। पेनक्रियाज और अपने पेट को एक पर्याप्त मसाज हम प्रदान करेंगे इस आसन के द्वारा। आइए करते हैं अभ्यास। श्वास बाहर निकाली, प्रारंभ में 30 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। योगाभ्यास प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, शुगर की समस्या से ग्रसित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास प्रारंभ में 2 से 3 बार करें और 30-30 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। लेकिन याद रहे कि अभ्यास करते करते हमें इस रुकने के क्रम को 1 मिनट तक ले जाना है। 1 मिनट से जब 2 मिनट तक रुकने का अभ्यास जब आपको हो जाएगा तो आपको इसका तत्काल लाभ आपको पेनक्रियाज पे, पेट पे महसूस होने लगेगा। ये है हमारा पहला आसन, मंडूक आसन। अब मंडूक आसन के बाद हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे, शशक आसन। शशक आसन हमारा जो है दूसरा आसन है, जो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए और हमारे पेट के लिए और शुगर की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे लिए विशेष रूप से लाभकारी शशक आसन। क्योंकि इस आसन की मुद्रा जब करते हैं तो खरगोश जैसी आकृति हम लोगों को प्राप्त होती है देखने में। इस आसन का नाम इसलिए शशक आसन कहलाता है। शशक आसन करने के लिए हम श्वास को लेते हुए पहले पीछे झुकेंगे, पीछे झुक के और श्वास छोड़ते हुए हम आगे आएंगे। शशक आसन की मुद्रा को देखिए, आइए करते हैं हम लोग। श्वास हम लोगों ने ली, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, मस्तिष्क को जमीन से लगाएंगे,
श्वास प्रश्वास की स्थिति हम सामान्य रखेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये है हमारा शशक आसन। शशक आसन पेनक्रियाज के लिए और शुगर की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब अगला अभ्यास करेंगे हम आसनों के इस क्रम में अगला अभ्यास करेंगे हम वक्रासन का। वक्रासन हमारे स्नायु तंत्र के लिए, कमर के लिए भी बहुत लाभकारी है। साथ ही ये हमारे पेनक्रियाज को भी विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। वक्रासन में हम ये राइट पैर को मोड़ लेंगे और इसके राइट पैर पे हम ये लाएंगे लेफ्ट हाथ। बहुत ही सहज तरीके से हम लोग अभ्यास करें तो कर सकते हैं। हाथ को कोशिश करें कि इस पैर को पकड़ने का। जिन लोगों के शरीर में स्थूलता ज़्यादा व्याप्त है वो लोग इस पैर पर ही अपना हाथ रख लें, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे शरीर में जैसे ही लचीलापन आता जाएगा आप एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करते चले जाएंगे। ये हमने ये पैर पकड़ा, हाथ को इसके समांतर रखा कमर के और ठोड़ी को राइट कंधे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अब अगले पैर से हम अभ्यास करेंगे। आइए मैं इस तरफ स्थिति ले लेता हूँ आपको ताकि दिखाई दे। अब हमने दूसरे पैर को मोड़ा वक्रासन में और राइट पैर को उसके ऊपर ले आया ऐसे। ठोड़ी को इस कंधे के समांतर ले जाएंगे। ये था हमारा तीसरा अभ्यास वक्रासन। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने पर हम इसका लाभ तत्काल रूप से हमारे शरीर में महसूस होने लगी। अब चौथा और अंतिम अभ्यास है आज का योग मुद्रासन। थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा शरीर में पर्याप्त लचीलापन आ जाने के बाद आप स्थिति को, आप इस आसन को करने में सक्षम होंगे। लेकिन अभ्यास करते हैं। देखिए, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। अभ्यास करते करते ही हम अपने शरीर में लचक ला पाएंगे। आपका शरीर में खूब स्थूलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार अभ्यास करें आप, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा स्थूलता आपकी कब आपकी हटती चली जाएगी, लचीलापन आपको आता जाएगा। हमने पद्मासन लगाया, लेकिन आजकल शुगर की समस्या से ग्रसित हमारे बच्चों से लेकर यंगस्टर भी बहुत बड़ी संख्या में इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे यंगस्टर और ऐसे बच्चे, उनको ये अभ्यास आप तत्काल करा सकते हैं। पद्मासन में हम लोग बैठ गए। पद्मासन में बैठने के बाद हम श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, दोनों हाथों से पेट को दबाते हुए आगे झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि ठोड़ी ज़मीन से लगाएं। ये आदर्श स्थिति है। धीरे धीरे आप इस स्थिति में आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ अभ्यास करें। श्वास को हमने बाहर निकाला, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान रखिए कि इस आसन का अभ्यास भी हमें 30 सेकंड से रुकना प्रारंभ करना है और जो लोग गंभीर स्थिति में हैं इस रोग की, उन लोगों को 2 मिनट तक ले जाना है इस आसन को, इस रुकने की स्थिति, तो फिर उनको इसका लाभ महसूस होने प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे हमारे बैठने वाले 4 आसन जो हमें शुगर की समस्या में, डायबिटीज़ की समस्या में हमें निजात दिलाने में कारगर और हमारे लिए सहायक साबित होते हैं। अब आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं अपने आहार पर, क्योंकि योगाभ्यास हमें पूर्ण रूप से तभी लाभ पहुंचाने में सक्षम होगा जब हम अपने आहार पर भी ध्यान दें। एक संतुलित और एक जो है पौष्टिक और उपयुक्त आहार आपके द्वारा किए गए अभ्यास को सफलता की ओर निश्चित रूप से ले जाता है। हम सुबह योगाभ्यास करेंगे लेकिन अनियमित खान पान की शैली को नहीं छोड़ेंगे तो योगाभ्यास हमें निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने में
सफल साबित उतना नहीं होगा जितना योगाभ्यास में क्षमता है। तो हम इन आसनों का अभ्यास करें, अपने सोने को और जागने के जो हमारा समय है उसको हम जो है नियमित करें, सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें और प्रयास करें प्रातःकाल उठें, प्रातःकाल ही योगाभ्यास करें। और अपने खान पान में शुगर के जो पेशेंट हैं, जो रोगी हैं, वो अपने सुबह के नाश्ते में खीरा, करेला और टमाटर का जूस निकाल के इस्तेमाल करें और हो सके तो उसमें अपना गिलोय का भी थोड़ा सा रस मिला लें, गिलोय का काढ़ा मिला लें तो और अत्यंत उपयोगी हो जाएगा। सुबह शाम इस काढ़े, इस जूस का इस्तेमाल करें और योगाभ्यास करें। संतुलित और सादा और प्राकृतिक आहार ग्रहण करें, प्रसन्न रहें, योगाभ्यास करें। निश्चित रूप से आप इस रोग से मुक्त होंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इस रोग की जो तीव्रता थी कम होती चली जाएगी और आप निश्चित रूप से दवाइयों से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। आइए अभ्यास करें और योगाभ्यास करें, निरोगी रहें। अगले योगाभ्यास के क्रम में हम लोग फिर से योग की चर्चा करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे। तब तक सभी लोग योगाभ्यास करें और रोगों से पूर्णतः मुक्त रहें। हरिओम मित्रों, आज के योगाभ्यास के क्रम में हम सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन भी खास तौर से हमारे शारीरिक संतुलन और शारीरिक शक्ति को एक मुख्य धारा में लाने का जो काम करते हैं आसन, उन आसनों का अभ्यास करेंगे। हमारे शारीरिक संतुलन के लिए कुछ आसन बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। उन आसनों का अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर का जो संतुलन है आजीवन बना रह सकता है, वरना बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर का स्ट्रक्चर, विन्यास हमारा बिगड़ने लगता है और हमारी क्षमताएं और हमारी शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी क्रम में आज मैं आपको 5 ऐसे चुने हुए आसन बताऊंगा जिनका अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करें तो हमारे शक्ति संतुलन और शारीरिक संतुलन का क्रम आजीवन बना रहेगा। इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा उन 5 आसनों में पहले आसन का अभ्यास करते हैं, उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। हमारे शरीर की मुख्य आधारशिला हमारी ये रीढ़ की हड्डी है। स्पाइन अगर हमारी स्वस्थ है तो हमारे शरीर का संतुलन बहुत ही अच्छा रहता है। बढ़ती उम्र के साथ भी हम ऊर्जावान रहते हैं और उस ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन के दैनिक कर्मों को और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए हमारी इस स्पाइन का स्वस्थ होना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके लिए हम करेंगे आज का पहला आसन, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा सा जटिल है और थोड़ा सा अभ्यास, लगातार सतत अभ्यास के बाद हम इस आसन को करने में सफलता पाएंगे। आइए करते हैं आसन का अभ्यास। इसमें सर्वप्रथम हम दंडासन में पैरों को फैला लेते हैं और यंगस्टर और 40 वर्ष की आयु के ऊपर जब हमारे शरीर में स्थूलता ज़्यादा हो जाती है तब हमें इस आसन को करने के लिए थोड़ा सा धैर्य का पालन करना होगा। धैर्य के साथ इसका अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे इस आसन को करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। आइए करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पैरों को फैला के रख लिया और सांस को बाहर छोड़ते हुए हम आगे झुकने का प्रयास करें और इन अंगूठों को ऐसे पकड़ेंगे। आदर्श स्थिति में आपको करके दिखाता हूँ। आप जहाँ तक जितना कर सकें उतना करें। अभ्यासरत रहते हुए आप इसको 4 से 6 दिनों के अंदर, अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर इसको आप पूर्णतः करने में सक्षम हो जाएंगे अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो। आइए इसको पैरों को, अंगूठों को पकड़ा और धीरे धीरे ले आके सिर को घुटनों से लगा दिया। और सांस लेते हुए आराम से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस अभ्यास को 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। इसको करने से हमारे रीढ़ की हड्डी को पर्याप्त, उससे लगे हुए स्नायुओं को पर्याप्त रक्त का संचार होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य प्राप्त करती है। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। ये है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जनन तंत्र के लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी और नाभि के नीचे के प्रदेश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देता है पश्चिमोत्तानासन। अब हम दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे।
दूसरा आसन है इसी क्रम में हलासन, जो हमारे पीठ को, पेट को और पैरों के स्नायुओं को, कंधों को शक्ति प्रदान करता है। इसमें हम लेटकर पैरों को पीछे ले जाएंगे और पैरों को टिका देंगे। युवाओं के लिए ये आसन बहुत ही अति आवश्यक है। धीरे धीरे हम पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये है मित्रों हलासन। हलासन हमारे पीठ, पेट, कंधे और गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी क्रम में दूसरा आसन हमने किया हलासन। हलासन के बाद अगला तीसरा आसन है बैक बेंडिंग चक्रासन, जिसे करने से हमारे स्पाइन और समस्त शरीर की मांसपेशियों को बहुत ही शक्ति प्राप्त होती है। इसे अगर हम प्रतिदिन करने का अभ्यास कर लें तो सहज तरीके से हम कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे चक्रासन। चक्रासन में हम चक्रासन कई तरीकों से किया जा सकता है। सामान्य बिगनर्स के लिए जो अभ्यास शुरू कर रहे हैं उनके लिए सबसे आसान विधि है कि पीठ की वजह से लेट जाएं और पैरों को यूँ ला के और हाथों को कंधों पर पास टिकाकर पूरे शरीर को हाथों और पैरों के ऊपर उठाया जाता है। शक्ति, संतुलन और एक बैलेंस को ध्यान में रखते हुए हम इसका अभ्यास करेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए हम ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। आराम से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस तो नीचे बहुत ही बाईं करवट होते हुए उठ जाएंगे। उठते हुए पैरों को हम फैला लेंगे। चक्रासन के तुरंत बाद अगर हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए स्पाइन को बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। चक्रासन करने के बाद तुरंत हम एक बार पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं। आसनों के क्रम में ये तीसरा आसन बताया आपको चक्रासन। पहला पश्चिमोत्तान, दूसरा हलासन और तीसरा बताया मैंने आपको चक्रासन। अब इसी क्रम में मैं आपको संक्षिप्त तरीके से जल्दी से बताऊंगा। मैं आपको चौथा आसन है सर्वांगसम। सर्वांगसम में हाथों के बल पूरे शरीर को संतुलन बनाते हुए ऊपर उठाएंगे। सर्वांगसम एक तरह से विकल्प भी है शीर्षासन का, लेकिन जो अभ्यासी जिनके शरीर में संतुलन है और प्रयासरत होकर शीर्षासन का अगर अभ्यास कर सकते हैं तो शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा शीर्षासन। अगला पांचवा और अंतिम आसन है आज के क्रम का शीर्षासन। शीर्षासन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उस सिर के नीचे कुछ ना कुछ छोटी सी तौलिया या कुछ कपड़े का एक तह लगा के रख लें, ताकि सिर पे हमारे सहस्रार चक्र पे एक तनाव और एक खिंचाव और एक कुछ जोर नहीं आएगा। तो नीचे लगा के ये जरूर करें। आपने ऐसे रख लिया कपड़ा और इस पर शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। शीर्षासन का अभ्यास के लिए देखिए ऐसे हाथों को क्लॉक करके रख के अभ्यास करेंगे शीर्षासन। संतुलन बहुत अच्छी स्थिति में आने के बाद आप पैरों को पद्मासन की स्थिति में भी ला सकते हैं। इस स्थिति में आप 1 मिनट से प्रारंभ करके अधिकतम 5 मिनट तक रह सकते हैं। मैं चूंकि आप लोगों को बता रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना इस स्थिति में आपको पूर्णतः मौन रहना है।
रक्त संचार पूर्णतः मस्तिष्क की ओर होने के कारण मस्तिष्क की मांसपेशियां बहुत ही शीघ्रता के साथ स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त करती हैं। अब बहुत ही आराम से सामान्य स्थिति में हम आएंगे, पैरों को खोल के सीधा करेंगे। शीर्षासन से सामान्य स्थिति में आने में हम पूर्णतः धैर्य के साथ नियमों का पालन करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे जिस स्थिति में हम गए थे वैसे ही आएंगे वापस। तो ये जो 5 आसनों का अभ्यास मैंने आज आपको बताया, ये 5 आसन देखने में सामान्य से लगते हैं, लेकिन जब हम इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो नियमित अभ्यास करने से शरीर के सर्वांगीण विकास पर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। हमारे पेट, पीठ, कंधे, कमर और शरीर की समस्त मांसपेशियां स्वास्थ्य प्राप्त करती हैं। आइए इन 5 आसनों का आप लोग अभ्यास करें, अपने शरीर को स्वस्थ निरोगी बनाकर एक उन्नतशील और एक सफल जीवन की ओर अग्रसर हो। हरि ओम।